अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे पोस्ट फ्राइडन थीरीज़ के बारे में। जो पोस्ट फ्राइडन थीरीज़ में काफ़ी सारे हमारे पास फिलोसफर्स हैं जिन्होंने पोस्ट फ्राइडन थीरीज़ पे काम किया था। उनमें से जो हमने बेसिकली जिसको डिस्कस करना है वो है रिक एरिक्सन। तो हम पहले इस पोस्ट फ्राइडन थीरीज़ का ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, इसका थ्योरेटिकल डाइवेंस क्या है। पोस्ट फ्राइडन की जो थ्योरी थी इसको ये रिप्रेजेंट करती है एवोल्यूशन को, एक्सपेंशन को। जबकि ये वाली थ्योरी जो बनाई गई थी फ्राइड की जो क्लासिकल साइकोएनालिसिस है उससे ली गई थी, उससे उसकी जो फाउंडेशन है, फ्रेमवर्क है, उससे लिया गया है जो। लेकिन अगर हम फ्राइड की थ्योरी को देखें तो उसने सारा काम अनकॉन्शियस प्रोसेस पे किया था, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पे किया था, और उसके जो स्ट्रक्चर मॉडल्स जैसे ईडी और सुपर ईगो इन पे काम किया था। लेकिन जो इसके फॉलोअर्स थे, जिन्होंने आगे काम किया था, जिनको हम नियो फ्राइडिन भी कहते हैं, उन्होंने ना इस थ्योरी को मॉडिफाई किया था, एक्सटेंड किया था। लेकिन इसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर फ्राइड ने एम्फेसिस किया था, उनको इन्होंने चेंज करके अपने ही मतलब कल्चरल शिफ्ट में ले गए थे, ऑब्जर्वेशनल में और सोशल कॉन्टेक्स्ट में इसको लेके चले गए थे ये। उसके बाद हम इनके देखते हैं कि की पॉइंट्स देख लेते हैं कि फ्राइड की थ्योरी में और इनकी थ्योरी में क्या फ़र्क था, जो बेसिक फ़र्क था। हम जो फ्राइड ने प्राइमरी डिटरमिनेंट्स दिए थे, इसने कहा था जो बायोलॉजिकल ड्राइव्स होते हैं जैसे लिपिडो एग्रेशन, तो इसने लिपिडो को दिया था साइकोसेक्सुअल, मतलब जो एनर्जी होती है ना उसको बात की थी लिपिडो की। जबकि जो पोस्ट फ्राइडन एवोल्यूशन थी उसमें इन्होंने सेक्सुअल मतलब डिज़ायर्स को एक तरफ रखा, बल्कि उसने कहा था जो लिपिडो होती है एक साइकिक एनर्जी होती है जो इंसान को अच्छे कामों की तरफ मोटिवेट करती है। तो इसमें सोशल है, कल्चर है, इंटरपर्सनल फैक्टर्स हैं, वो सारे इन्होंने डिस्कस किए थे लिपिडो के ऊपर। उसके बाद डेवलपमेंटल फोकस है। जो फ्राइड का बेसिक फोकस था वो फर्स्ट 5 ईयर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था इसने, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमास के ऊपर और कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया था अपने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में भी। फर्स्ट 5 ईयर्स पे बेसिक इश्यूज अगर इसकी देखी जाए तो फर्स्ट 5 ईयर पे बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था। अगर उधर कोई भी बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है तो उसको लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहती है वो। जबकि जो पोस्ट फ्राइडन थे उन लोगों ने पूरी लाइफ स्पेन को डिस्कस किया था, मतलब उसने साइको सोशल स्टेजेस को उन्होंने मेन फोकस रखा था, ना कि डेवलपमेंटल स्टेजेस को। मतलब पूरी बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक सारी लाइफ स्पैन को फोकस किया था। उसके बाद हमारे पास है ईगो फंक्शन। जो फ्राइड ने हमें थ्योरी दी थी उसमें इसने हमें इको मतलब इड सर्वेंट के तौर पे पेश किया था। मतलब हम जो लोग हैं जो प्लेयर प्रिंसिपल्स पे के गुलाम होते हैं प्लेयर के, तो जो हम करते हैं अपने प्लेयर को मतलब सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, तो उसको को डिफेंसिव बिहेवियर में शो करते हैं। तो ये सारा इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी, तो इसने प्लेयर पे कहा था, और इंसान प्लेयर को हासिल करने के लिए अपने डिफेंसिव उसकी तरफ चला जाता है पार्ट की तरफ, तो उसका मेन फोकस डिफेंस पे था, प्लेयर के डिफेंस पे। और फिर जो पोस्ट फ्राइडन थे उन लोगों की जो थ्योरी थी उन्होंने इंडिपेंडेंट मतलब वे में बताया था, और अडेप्टिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के बारे में बताया था। मतलब उनका सिर्फ मेन फोकस प्लेयर पे नहीं था, बल्कि इंसान के पोटेंशियल पे था कि वो कितना अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करता है, उसको कल्चर कितना सपोर्ट करता है, सोशल स्ट्रक्चर कितना सपोर्ट करता है, उसके ऊपर काम किया था। नेक्स्ट हमारे पास है थेरेप्यूटिक गोल्स। जो फ्राइड का काम था उसने कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस इन चीज़ों पे काम किया था, इनकी इनसाइट को इसने बेसिकली जो मेन डिस्कस किया था। जबकि जो पोस्ट फ्राइडन थे इन्होंने ईगो को स्ट्रेंथ नहीं किया था, मतलब जो रियलिटी प्रिंसिपल्स होते हैं वही हमारे बिहेवियर पैटर्न्स को डेवलप करते हैं कि अब क्या होगा बाद में, मतलब प्रेजेंट पे फोकस किया था इन लोगों ने। जबकि फ्राइड की जो थ्योरी है वो मोस्टली पास्ट के ऊपर थी, मतलब पास्ट एक बैड एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमास, कॉन्फ्लिक्ट्स, जबकि इन लोगों का जो था वो प्रेजेंट पे था। उसके बाद है नेचर ऑफ न्यूरोसिस। न्यूरोसिस कहते हैं जैसे कम सीवियरिटी वाले डिजीज़ को। तो न्यूरोसिस इस फ्राइड की थी सेक्सुअलिटी। इसने सारी अपनी थ्योरी सेक्सुअलिटी पे दी थी, डिज़ायर्स के ऊपर दी थी। तो जो हम डिफेंस मैकेनिज़म्स यूज़ करते हैं वो सेक्सुअलिटी को रिप्रेस, एग्रेशन को रिप्रेस करते हैं। तो इसकी नेचर यही थी इसकी थ्योरी की। जबकि जो नियो फ्राइडेंस थे उन्होंने इंटरपर्सन जो आपस के रिलेशनशिप होते हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात की थी, ऑब्जेक्ट रिलेशन के बारे में। जैसे ऑब्जेक्ट रिलेशन में अगर हम कहने की थ्योरी देख लें, जैसे उसने किलाइन की थ्योरी थी कि ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी मदर और फिटस का जो आपस में रिलेशनशिप होता है उसके बारे में थी। इसी तरह सेल्फ डेफिशिएंसी के ऊपर उन्होंने बात की थी कि सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसे मैस्लो की थ्योरी है, मतलब इस तरह की चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया था जो बेसिक इनका काम था। और कल्चरल इन्फ्लुएंस, फ्राइड का कल्चरल इन्फ्लुएंस था नहीं अपनी थ्योरी पे। इसने यूनिवर्सल बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स के बारे में बताया था जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं। कल्चर कोई इसका इन्फ्लुएंस नहीं था। जबकि इन लोगों की जो न्यू फ्राइडेंस की थ्योरी थी उनका बेसिक कल्चर, स्पेसिफिक डेवलपमेंट और पैथोलॉजी पे था।
अगर हम इनके मेजर थ्योरेटिकल स्कूल्स देख लें जो ईगो साइकोलॉजी पे बेस करते, जैसे फ्राइड के बाद हमें दिया था ईगो साइकोलॉजी है, उसमें एना फ्राइड ने काम किया था, हॉन्स हैंकमैन ने किया था और इरिक एरिक्सन ने किया था, जो हम इसमें पढ़ेंगे। इन लोगों की जो साइकोलॉजी है इसको ईगो साइकोलॉजी हम कहते हैं। इन लोगों ने स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंडिंग द कंसेप्ट ऑफ ईगो फंक्शन, इनका जो बेसिक काम था इस हवाले से, जो ने मतलब साइकोएनालिसिस में किया था, वो यही था कि ईगो किस तरह फंक्शन करती है, तो उसको हम किस तरह स्ट्रेंथन कर सकते हैं या उस कंसेप्ट किस तरह आगे लेके जा सकते हैं। और इनका अडेप्टेशन और रियलिटी टेस्टिंग पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, और इन्होंने लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव दिए थे। अगर हम इरिक एरिक्सन की डेवलपमेंटल स्टेजेस देख लें तो इन लोगों ने सिर्फ फर्स्ट 5 ईयर्स को या 10 ईयर्स 12 ईयर्स को नहीं फोकस किया था। इन लोगों ने जो पूरी जो थ्योरी दी थी वो पूरी लाइफ स्पैन पे दी थी। उस तरह हमारे पास नेक्स्ट न्यूरो फ्राइडन है, हमारे पास ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी जो है मेलन कैनिंग ने दी थी, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसी तरह RWD फेरबेन और DW वेनिकोट और ऑटो कैनबर्ग, ठीक है, ये सारे जो हैं इन लोगों ने जो काम किया था वो ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरीज के ऊपर काम किया था। इनका जो बेसिक शिफ्ट था, फोकस था, वो ड्राइव से रिलेशनशिप्स से इंटरनलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की तरफ था। मतलब ये कि हम ऑब्जेक्ट को, मतलब रिलेशनशिप्स को किस तरह लेके चलते हैं हमारा आपस में, मदर का बच्चे के साथ या सिबलिंग्स में या पार्टनर्स में जो रिलेशनशिप है उसको फोकस किया था, उसको इन्होंने ऑब्जेक्ट रिलेशन का नाम दिया था। और अगर हम मेलन कैनी की बात करें तो इसने मदर और इन्फेंट जो रिलेशनशिप है उस पर फोकस किया था। इन्होंने स्पेलिटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था, प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन कराया था, ट्रांस ट्रांसैक्शनल ऑब्जेक्ट्स का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब स्पेलिटिंग जो होते हैं ना, इसकी हमने थ्योरी पढ़ी थी, उसमें इन्होंने क्लियर बताया था कि जो इमोशन को फोकस करने की एबिलिटी और प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, मतलब अपने रिलेशनशिप को किस तरह मेंटेन करना है, और उसमें मेंटेन करने के बाद तो उसको जो बच्चा होता है उसकी कौन कौन सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो उस रिलेशन से जुड़ी हुई होती हैं, तो उसको उसने नाम दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ साइकोलॉजी। ये सारे न्यू फ्राइडेंस हैं जो जिन्होंने काम किया था और डिफरेंट वे में काम किया था। सेल्फ साइकोलॉजी का हॉन्स कॉट्स ने काम किया था। इसने नार्सिज्म और सेल्फ कोहेजन के ऊपर काम किया। नार्सिज्म कहते हैं मतलब जो नार्सिस्टिक बिहेवियर कहते हैं, जो अनरियलिस्टिक बिहेवियर होते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो होता है उस पे। और सेल्फ कोहेजन कहते हैं जैसे सेल्फ को अपने, जैसे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं हमारे, कि हम अपनी रियलिटी को हिडन करके दूसरी पर्सनालिटी को सामने लेके आते हैं, तो उस तरह की थीरीज हैं। उसके बाद है सेल्फ ऑब्जेक्ट नीड्स और एम्पैथिक फिगर्स, इनके ऊपर काम किया था। हेल्दी नार्सिज्म के ऊपर भी उन्होंने काम किया था, मतलब सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया था, कुछ हेल्दी चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया था। और उसके बाद हमारे पास अटैचमेंट थीरीज हैं, जिसको जॉन बॉलबॉय और मैरी एंसवर्थ ने इस पे काम किया था। इसने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी और पैथोलॉजी पे काम किया था, जो अटैचमेंट से रिलेटेड होती है। वो अटैचमेंट सिर्फ एक रिश्ते की नहीं है, मतलब इसमें सारे जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी अटैचमेंट की बात कर रहे हैं। अटैचमेंट बिहेवियर सिस्टम के ऊपर इन्होंने काफ़ी फोकस किया था, और इसने स्ट्रेंज सिचुएशनल प्रोसीजर्स के बारे में भी बताया था कि उनकी एम्पेरिकली क्या वैलिडेशन होती है अटैचमेंट थ्योरी के अंदर। उसके बाद हमारे पास है इंटरपर्सनल साइकोएनालिसिस, इसको हैरी स्टार्क और कैरन हॉर्नी और एरिक फोरमैन ने दिया था। इन लोगों ने ना ड्राइव्स को रिजेक्ट किया था, जो बेसिक ड्राइव जो फ्राइड ने दी थी ना, उनको रिजेक्ट किया था फ्राइड की थ्योरी में से। और इन लोगों का फोकस था इंटरपर्सनल फील्ड पे, मतलब सोशल कंटेक्स्ट पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस था, और इनके एंजाइटी और इंटरपर्सनल फिनोमेना पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल साइकोएनालिसिस, इसको स्टीफन म्यूचल और ग्रीनबर्ग ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फिलोसफर्स हैं जो जिन्होंने साइकोलॉजी एनालिसिस में बहुत ज़्यादा काम किया था। अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि जो बेसिक जो पहले थ्योरी आई थी वो क्लासिकल साइकोएनालिसिस थी। उसके अंदर से इन्होंने पर्सनल, सोशल और बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट ऐड करके इन्होंने अपनी अपनी नई थ्योरीज बना ली थी। और इन लोगों ने अपनी जिस फील्ड में रहकर मतलब फ्रेमवर्क वही लिया था साइकोएनालिसिस वाला, लेकिन इन्होंने काम अपना किया था उस पर सबने। तो रिलेशनल साइकोएनालिसिस में इन्होंने 2% साइकोलॉजी को 1% साइकोलॉजी के साथ कंपेयर किया था, कि उनके रिलेशनशिप क्या हो सकते हैं, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब इंटर रिलेशनशिप की बात की थी। कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर उन्होंने बात की कि जैसे प्लानिंग हम करते हैं उससे पहले की सिचुएशन क्या होती है, उसके बाद की क्या होती है, उसके ऊपर उन्होंने काम किया था। इंटीग्रेशन ऑफ फ्यूमनिज्म पे बहुत ज़्यादा काम किया था इन लोगों ने। फेमिनिस्टिक साइकोलॉजी भी है हमारे पास इनकी, ये जो रिलेशनल साइकोएनालिसिस में आती है। और पोस्ट मॉडर्निज्म पे बहुत काम किया था इन लोगों ने, और सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म पे काम किया था। मतलब सब बेसिक जो काम है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा किए थे साइकोलॉजी के अंदर, इस वजह से इनको अलग एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है फेमिनिज्म। ठीक है, आज मैं इतना ही। नेक्स्ट हम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पढ़ेंगे एरिक एरिक्सन की, बल्कि आप लोगों की असाइनमेंट है, कल आप लोगों ने असाइनमेंट जमा करानी है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की, डेवलपमेंटल स्टेजेस की।